नमस्कार दोस्तों इस ये कौटिल्य क्लासेस का एलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2025 के लिए जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं, ठीक है। और यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे 14 पेज का है दोस्तों। हर एक आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, आपका एकदम सब काम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए एक एक पॉइंट में देखना आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू यल, बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू यल ओम, ठीक है ना। धारितीय प्रतिघात एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी बराबर 1/2 पाई एफ सी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए शिखर मान क्या होता है, शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू यानी कि अधिकतम मान बटा आरएमएस मान होता है, ठीक है। फार्म फैक्टर बराबर आरएमएस मान अपान औसत मान। दोस्तों एसी का फार्म फैक्टर जो है 1.11 तथा डीसी का फार्म फैक्टर जो है 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। शक्ति दोस्तों देखिए, शक्ति भी कई प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति दोस्तों पी बराबर होता है √3 VL/IL cos फाई। VL/IL क्या है दोस्तों, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है, ठीक है। या √3 VP/IP cos फाई। VP/IP क्या है, फेज वोल्टेज फेज करंट है, ठीक है। मात्रक दोस्तों क्या होता है, वाट होता है। वास्तविक शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रतिघाती शक्ति का दोस्तों क्या होता है, √3 VL/IL sin फाई और √3 VP/IP sin फाई होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मात्रा क्या होता है, मात्रा होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव प्रतिघाती शक्ति का। आभासी शक्ति का दोस्तों देखिए फार्मूला होता है, यस से दर्शाते हैं, √3 VL/IL होता है और √3 VP/IP होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पावर, ठीक है। मात्रा क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। आभासी शक्ति का वोल्ट एम्पियर होता है। फ्रेंड्स यहाँ से जो है देखिए वास्तविक शक्ति का पावर जो मात्रा का वाट है, प्रतिघाती शक्ति का वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, आभासी शक्ति का जो है वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पावर फैक्टर शक्ति गुणक क्या होता है, cos फाई बराबर होता है R/Z यानी कि एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर। दोस्तों शक्ति गुणक का मान 0 से 1 के मध्य होता है, ठीक है। शक्ति गुणक इकाई प्रतिरोध भार, ठीक है ना, यानी कि यूनिटी पर जो है, यानी कि अगर रजिस्टिव लोड है तो जो पावर फैक्टर होगा वो इकाई होगा, ठीक है। और यदि इंडक्टिव लोड है, प्रेरकत्व भार है, तो शून्य पश्चगामी होगा, लैगिंग होगा। और अगर कैपेसिटिव भार है यानी कि संधारित्र भार है तो 0 होगा और लीडिंग होगा, ठीक है, पावर फैक्टर। उसके बाद देखिए अनुनाद परिपथ दोस्तों। अनुनाद परिपथ देखिए F0 बराबर FR = 1/2 पाई √1/LC होता है, फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ F0 या FR ये क्या है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है या अनुनाद आवृत्ति है, ठीक है ना। ω0 बराबर ω/R = 1/√LC रेडियन प्रति सेकेंड। ओमेगा बराबर होता है 2πf, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुनाद की स्थिति में दोस्तों XL बराबर XC होता है, या XL - XC बराबर 0 होता है, या Z बराबर R होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और शक्ति गुणांक क्या होता है, इकाई होता है अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में दोस्तों प्रतिबाधा न्यूनतम व धारा अधिकतम होता है, याद रखिएगा, प्रतिबाधा न्यूनतम व धारा अधिकतम होता है। श्रेणी अनुनाद को वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद आवृत्ति से पहले परिपथ कैपेसिटिव परिपथ की भांति तथा अनुनाद आवृत्ति के बाद परिपथ जो है वो प्रेरकीय परिपथ की भांति कार्य करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। श्रेणी रेजोनेंस सर्किट में अनुनाद आवृत्ति से पहले यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले जो सर्किट होता है वो कैपेसिटिव सर्किट की भांति व्यवहार करता है, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद जो सर्किट है वो प्रेरकीय परिपथ यानी कि इंडक्टिव सर्किट की भांति कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य सेल एवं बैटरी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, उसको हम सेल या बैटरी कहते हैं, ठीक है। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति अम्लीय व अकार्बनिक होता है, ठीक है ना। इसका जो तापमान गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। बैटरी की क्षमता दोस्तों एम्पियर हावर में मापी जाती है, एम्पियर घंटे में, ठीक है। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर, ठीक है, अपेक्षिक घनत्व, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर बैटरी जो है पूर्ण चार्ज है, ठीक है, तो उसका अपेक्षित घनत्व का मान 1.25 से 1.28 होता है। और अर्ध पूर्ण चार्ज है, आधा चार्ज है, तो 1.20 से 1.23 होता है। और अगर डिस्चार्ज है तो 1.18 से कम होता है, ठीक है। बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजन द्वारा दोस्तों वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम यानी हम बैटरी को अगर सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, तो उससे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान बढ़ाया जाता है, ठीक है। ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है दोस्तों, यह एक बैटरी को तरोताज़ा करने की विधि होती है। इसमें बैटरी को अल्प धारा अधिक समय के लिए जो है दी जाती है, कम धारा अधिक समय के लिए, उसको कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। बकलिंग दोष क्या है, यह दोष मुख्यतः लेड एसिड सेल का है तथा यह दोष बैटरी को अधिक विद्युत धारा की दर से आवेशित व निरावेशित करने के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि अगर ज़्यादा हम करंट दे देंगे तो बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। बकलिंग दोष के कारण उसमें बैटरी की जो प्लेटें होती हैं वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। चलिए एक पेज हम लोग खत्म हुआ, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
इसमें देखिए लेड एसिड बैटरी को अधिक समय तक उपयोग में नहीं लेने के कारण इसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है। याद रखिएगा सल्फेशन। लेड एसिड बैटरी में अशुद्धियों के कारण सेंटिमेंटेशन दोष उत्पन्न होता है। ECE का पूरा नाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। इसका मात्रक ग्राम प्रति कूलाम होता है। विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है। बैटरियों में ध्रुवाच्छादन यानी पोलराइजेशन दोष के निवारण के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं आगे। सेल या बैटरी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित धारा व समय के गुणनफल के समानुपाती होती है, अर्थात m प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, यानी कि m बराबर ZIT। ठीक है फ्रेंड्स, प्राथमिक सेलों में सामान्यतः जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जबकि द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यानी दोस्तों जो प्राथमिक सेल होते हैं उनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चार्ज नहीं, जैसे जो हम लोग जो रिमोट में यूज करते हैं, ठीक है, जो घड़ी में हम लोग सेल यूज करते हैं वो प्राथमिक सेल होता है, उसको हम चार्ज नहीं करते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद उसको फेंक देते हैं। ठीक है ना। देखिए सेल कितने प्रकार, देखिए पहला वोल्टाइक सेल, सब प्राथमिक सेल में आते हैं। वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल और मरकरी सेल, ये सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये सब जो दोस्तों ये किस में आते हैं, ये प्राथमिक सेल में आते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक सेल में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से बस इसका नाम याद रखिएगा, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो शुष्क सेल वाला दोस्तों याद कर लीजिएगा, शुष्क सेल वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, NH4Cl, ZnCl2 प्लस POP होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एनोड जो है कॉपर से यानी कि कार्बन से बना होता है एनोड, और कैथोड जिंक से बना होता है। जो EMF होता है इसका 1.4 से 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है ना। और शुष्क सेल को हम कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग टॉर्च, टेलीफोन, कैमरा, विद्युत घड़ी, दीवार घड़ी, खिलौने, रेडियो इत्यादि में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मरकरी सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं दोस्तों। इसका उपयोग जो कलाई, घड़ी, पॉकेट, कैलकुलेटर में किया जो आपने पतला सा देखा होता है, पतला का सेल आता होगा दोस्तों, पतला का। ठीक है ना, तो पतला रहता है, थोड़ा सा मतलब सर्किल टाइप का रहता है, तो मरकरी सेल होता है। ठीक है ना, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो के OH होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों याद रखिएगा सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो जीवन काल होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका EMF जो है 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक होता है। इसका उपयोग मोबाइल व बैटरी, लैपटॉप बैटरी में किया जाता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का। ठीक है, अब देखिए द्वितीयक सेल कौन कौन से हैं दोस्तों। द्वितीयक सेल जिसको हम चार्ज करके यूज करते हैं, दोबारा यूज करते हैं, तो लेड एसिड सेल है, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 होता है। ठीक है, एनोड और कैथोड, देखिए एनोड जो है चार्जिंग के समय PbO2 होता है, डिस्चार्जिंग के समय PbSO4 होता है। ठीक है, कैथोड स्पंजी Pb होता है और PbSO4 होता है डिस्चार्जिंग में। ठीक है, जो लेड एसिड सेल का EMF होता है 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद निकिल आयरन सेल है, निकिल कैडमियम सेल है, सिल्वर जिंक सेल है। ठीक है दोस्तों, बस आपको लेड एसिड बैटरी वाला ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। आइए अब इसको देखते हैं। देखिए चुंबकत्व के बारे में देखेंगे, चुंबकत्व के बारे में। ठीक है, चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा, तथा इसकी दिशा N पोल से S पोल की तरफ होता है। ठीक है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। लेकिन दोस्तों चुंबक के अंदर जो है साउथ पोल से N पोल की साउथ से नॉर्थ होता है, लेकिन चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होता है, याद रखिएगा। ठीक, चुंबक में चुंबकीय सामर्थ्य का मान अधिकतम पोलों पर तथा न्यूनतम मध्य में होता है। ठीक है ना, एक चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, याद रखिएगा, ये तो सबको पता होगा। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों। लौह चुंबकीय पदार्थ पहला है, इसकी पारगम्यता का मान जो है इकाई से बहुत अधिक होता है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ में पारगम्यता का मान इकाई से थोड़ा अधिक होता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ पारगम्यता का मान जो है इकाई से कम होता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ में ससेप्टिबिलिटी का मान इकाई से अधिक होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ में ससेप्टिबिलिटी का मान इकाई से कम होता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ससेप्टिबिलिटी का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ दोस्तों जो है तीव्र ताप के ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करता है और अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इन पदार्थों की चुंबकीय पद्धति ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए जो पहला है लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा है, लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, स्टील है। ठीक है, और अनुचुंबकीय जो पदार्थ दोस्तों है वो कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, ये सब अनुचुंबकीय है। उसके बाद जो है दोस्तों जो है प्रतिचुंबकीय सोना, चांदी, बिस्मिथ, जल, सिल्वर, ये सब क्या है, ये हमारा जो है ठीक है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये चुंबकीय शब्दावली है और ये ऊपर ये BH वक्र है, इसको देख लेते हैं, BH वक्र को देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यह जो है वक्र है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के मध्य बनता है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों जो है वो शैथिल्य हानि यानी कि हिस्टेसिस हानि को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
तो आप ये ऊपर देखिए सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ से जो ओ से सी है, ओ से सी वो अवशिष्ट चुंबकत्व बताता है, ठीक है। और जो ओडी है दोस्तों, ओडी है वो निग्रायता यानी कि रिटेंटिविटी फोर्स को बताता है, ठीक है। जहाँ पर जो ई पॉइंट है वो सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ओसी जो है वो अवशिष्ट चुंबकत्व है और ओडी जो है वो निग्रायता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए चुंबकीय शब्दावली है एमएमएफ, चुंबकीय वाहक बल। तो सूत्र क्या होता है, एमएमएफ बराबर होता है एनआई, मात्रक होता है एम्पियर टर्न, ठीक है। विद्युत शब्दावली है विद्युतीय वाहक बल। तथ्य दोस्तों सीजीएस मात्रक गिलबर्ट होता है, ठीक है ना। ईएमएफ का सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका सीजीएस मात्रक गिलबर्ट होता है, ठीक है। इसका एम्पियर टर्न का, एमएमएफ का। फ्लक्स का दोस्तों, फ्लक्स देखिए, फ्लक्स बराबर होता है एमएमएफ अपान रिलक्टेंस, मात्रक होता है वेबर, ठीक है। समकक्ष विद्युत शब्दावली है धारा, ठीक है। सीजीएस मात्रक जो है लाइन्स होता है, 1 वेबर बराबर 10⁸ लाइन्स होता है, ठीक है। उसके बाद रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस प्रतिष्ठंभ यस बराबर एमएमएफ अपान फ्लक्स होता है। एम्पियर टर्न प्रति वेबर इसका मात्रक होता है प्रतिष्ठंभ का, ठीक है ना। रिलक्टेंस का मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, इसका जो है प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। विद्युत में बात करें तो इसका देखिए प्रतिष्ठंभ का अन्य मात्रक प्रति हेनरी होता है। एम्पियर टर्न प्रति वेबर भी होता है और हेनरी भी होता है, ठीक है ना। यस बराबर एमएमएफ अपान फ्लक्स, ठीक है ना। जैसे प्रतिरोध होता है ना, जैसे विद्युत में प्रतिरोध होता है, उसी तरह जो है मैग्नेटिक में जो है, मैग्नेट में वो प्रतिष्ठंभ होता है, ठीक है। उसके बाद है पारगम्यता। पारगम्यता दोस्तों 1 अपान प्रतिष्ठंभ होता है, वेबर प्रति एम्पियर टन, चालकत्व के समान होता है। और पारगम्यता प्रतिष्ठंभ की जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा इसका मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। परमिटिविटी, जैसे चुंबक में परमिटिविटी होता है, उसी तरह जो है इलेक्ट्रिकल में चालकता होता है, कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर होता है फाई अपान ए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी होता है। विद्युतीय फ्लक्स घनत्व इलेक्ट्रिकल में होता है और सीजीएस मात्रक गॉस होता है, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एच बराबर होता है एमएमएफ अपान यल होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में होता है। रिलेक्टिविटी दोस्तों 1 अपान पारगम्यता होता है और इलेक्ट्रिकल में प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रत्यावर्तक पढ़ेंगे, प्रत्यावर्तक, ठीक है। प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को कहते हैं डीसी जनरेटर। डीसी क्या बोलते नहीं, डीसी जनरेटर ही बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक होता है एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर, नहीं एसी जनरेटर इसको बोलते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। प्रत्यावर्तक को, अल्टरनेटर को सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। देखिए सिंक्रोनस गति पर गति करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति प्रत्यावर्तक कहलाती है, ठीक है। प्रत्यावर्तक की जो क्षमता होती है वो केवीए में होती है। प्रत्यावर्तक का एक डबली एक्साइटेड मशीन होती है, इसमें जो है समांतर स्लिपरिंग यानी कि ब्रांच फास्फर से निर्मित की संख्या 2 होती है। प्रत्यावर्तक फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। प्रत्यावर्तक के प्रकार देख लीजिए, पहला है बेलनाकार प्रत्यावर्तक यानी कि नॉन सेलिएंट, इसमें नंबर ऑफ पोल 2 होता है, गति 3000 आरपीएम होता है। थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है। आकार लंबाई अधिक व व्यास कम होता है, ठीक है ना। लंबाई अधिक होता है और व्यास कम होता है। बेलन की जो लंबाई अधिक होती है लेकिन व्यास कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है सेलिएंट प्रत्यावर्तक, तो गति जो है 300 से 500 आरपीएम होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है, जो इसका जो लंबाई कम होता है लेकिन व्यास इसका अधिक होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्तकों में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव। दोस्तों देखिए पावर फैक्टर यूनिटी है, उत्तेजना प्रभाव नॉर्मल एक्साइटेड है। अगर नॉर्मली एक्साइटेड है तो जो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा और पावर फैक्टर यूनिटी होगा, ठीक है। और निम्न उत्तेजित है तो 0 अग्रगामी यानी कि 0 लीडिंग होगा और मैग्नेटाइजिंग होगा। और अगर ओवर एक्साइटेड है तो 0 लैगिंग होगा और डीमैग्नेटाइजिंग होगा अल्टरनेटर में, ठीक है। प्रत्यावर्तक वोल्टता नियमन दोस्तों देख लीजिए, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज गुणे 100, ठीक है। वोल्टता नियमन विधियाँ हैं, ईएमएफ विधि, इसका अन्य नाम है सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि है। यह एक निराशावादी विधि होती है, ऑप्टिमिस्टिक होती है, ठीक है। और बी वाला है एमएमएफ विधि, इसका अन्य नाम है पोर्टियर त्रिभुज विधि। यह एक आशावादी विधि होती है। उसके बाद है शून्य शक्ति गुणक विधि यानी कि 0 पावर फैक्टर मेथड है ये, इसका अन्य नाम है पोर्टियर त्रिभुज विधि, इसी का नाम है, ठीक है। और इसका देखिए प्रत्यावर्तकों में वोल्टता नियमन ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि होती है 0 पावर फैक्टर यानी कि शून्य शक्ति गुणक विधि होती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रत्यावर्तकों का तुल्यांकीकरण यानी कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। तो शर्त क्या है, पराय फेज यानी कि फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। नोट पॉइंट,
प्रत्यावर्तकों के समांतर संयोजन के लिए सभी प्रत्यावर्तकों की के बीच क्षमता बराबर होनी अनिवार्य नहीं है। ठीक है। तीसरा है तुल्यकीकरण विधियाँ। डार्क लैंप विधि है, ब्राइट लैंप विधि है, डार्क ब्राइट लैंप विधि है और सिंक्रोस्कोप विधि है। ठीक है। तुल्यकीकरण की सबसे बेस्ट विधि होती है सिंक्रोस्कोप विधि, सिंक्रोस्कोप विधि होती है। ठीक है। अब पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है। ट्रांसफार्मर दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। नंबर ऑफ जो सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी टर्न ज़्यादा है प्राइमरी टर्न से तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है। और जो टर्न रेशियो होता है के 1 से अधिक होता है। स्टेप डाउन जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर दोस्तों, ट्रांसफार्मेशन अनुपात 1:1 होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का। ठीक है। उच्च आवृत्ति पर कार्यरत ट्रांसफार्मर की कोर फेराइट या वायु कोर से निर्मित होता है। ट्रांसफार्मर स्थैतिक युक्ति होने के कारण इसमें घर्षण हानियाँ शून्य होती हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बना होता है। ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टता व धारा में परिवर्तन करता है तथा इसमें जो है आवृत्ति, शक्ति व वोल्टता प्रति टर्न नियम यानी कि नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ध्वनि को हम हमिंग कहते हैं, हम भी कहते हैं हम। ठीक है। तथा यह मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर दोस्तों केवल एसी पर कार्य करता है। यदि उसे डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल जाएगी। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ स्थैतिक ईएमएफ कहते हैं, जबकि जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ गतिशील ईएमएफ कहते हैं। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण होता है दोस्तों 4.44 φm Fn। ठीक है। यदि प्राइमरी वाइंडिंग में निकालेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न लेंगे N1 लेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ निकालना है तो N2 लिखेंगे। ठीक है। ट्रांसफार्मर में मुख्य फ्लक्स जो है यानी कि लिंकेज फ्लक्स का मान सप्लाई व फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जबकि लीकेज फ्लक्स का जो है भार धारा पर निर्भर करता है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर देखते हैं। दक्षता जो है आदर्श ट्रांसफार्मर की 100% होती है। वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है। कोर की पारगम्यता अनंत और प्रतिष्ठम्भ शून्य होता है। पारगम्यता जो है वो अनंत होता है और प्रतिष्ठम्भ जो है वो शून्य होता है। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान फुल लोड के केवल 2 से 3% के बीच होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर परीक्षण देखिए, लघु परिपथ परीक्षण है। कापर हानियाँ ज्ञात करने के लिए करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट पहला। उसके बाद ओपन सर्किट टेस्ट है, आयरन हानि को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है। उसके बाद संपन्न परीक्षण, इसी को कहते हैं बैक टू बैक टेस्ट, तापमान वृद्धि व दक्षता ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ट्रांसफार्मर की हानियाँ। 2 प्रकार की हानियाँ होती हैं दोस्तों, स्थिर हानियाँ, इसे हम स्ट्रे हानि भी कहते हैं, यह भार पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा होता है परिवर्तित हानियाँ, इसे कापर हानि बोलते हैं। ये जो है यानी कि नो लोड पर इसका मान शून्य होता है। और ये जो हानि है कापर हानि, ये हानियाँ युक्ति के वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। और दोस्तों जो स्थिर हानि है वो 2 प्रकार का होता है, घर्षण हानि और कोर हानियाँ होती है। तो घर्षण हानि में इस ट्रांसफार्मर में जो इसका मान शून्य होता है, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस नहीं होता दोस्तों। कोर या आयरन हानि होता है तो 2 प्रकार का होता है, ईडी करंट हानि और हिस्टेसिस हानि। ठीक है। तो ईडी करंट को जो है इसको कम करने के लिए हम लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं और हिस्टेसिस हानि को कम करने के लिए जो है हम निम्न हिस्टेसिस गुणक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हिस्टेसिस हानि का फार्मूला होता है KFBM 1.6 भी होता है। ईडी करंट हानि का सूत्र होता है KF² BM² और T² होता है। ठीक है। टी क्या है, थिकनेस है, थिकनेस है लेमिनेशन का थिकनेस है। ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपन फुल लोड वोल्टेज गुणे 100। ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता की शर्त जो है क्या है दोस्तों कि कापर हानि आयरन हानि के बराबर होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% से 98% के बीच होता है दोस्तों। ठीक है। और वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता फुल लोड के 50% भार पर प्राप्त होती है। ठीक है। वितरण ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसका संयोजन डेल्टा स्टार होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है तथा यह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और धारा ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तथा इसका उपयोग हाई वोल्टेज लाइनों में धारा मापने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा जाता है क्योंकि दोस्तों करंट बहुत हाई होता है। ठीक है। और ट्रांसफार्मर में सदैव टैपिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग में प्रदान की जाती है। जो टैपिंग होती है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ही प्रदान किया जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर के भाग देखते हैं। पहला कंजर्वेटर टैंक है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर कार्य के दौरान
जो है आयल को फैलने के लिए स्थान प्रदान करता है। किसको? आयन को नहीं, आयल को, तेल को फैलने के लिए स्थान प्रदान करता है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है। ब्रीदर के रूप में सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। रंग जो है शुष्क नीला होता है दोस्तों, और नमी युक्त जो है वो गुलाबी हो जाता है, यानी कि पानी सूखने से पहले नीला होता है और सूखने के बाद गुलाबी हो जाता है। पहले बैगनी होगा, उसके बाद गुलाबी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों बुक्कोल झिल्ली होता है, बुक्कोल झिल्ली बोलते हैं इसको। जो है ये आयल ट्रांसफार्मर की आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। यह एक गैसीय प्रचालित रिले है दोस्तों। यही एक ऐसा रिले है जो फॉल्ट होने से पहले ही बता देता है कि फॉल्ट होने वाला है। ठीक है। उसके बाद आयल ट्रांसफार्मर दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर में हम तेल यूज करते हैं वो खनिज तेल का प्रयोग करते हैं। इसका कार्य क्या है? इंसुलेशन और कूलिंग दोनों प्रदान करता है। रंग जो है हल्का पीला होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, परावैद्युत सामर्थ्य होता है, वो 30 किलोवोल्ट प्रति mm होता है। ठीक है ना, 30 किलोवोल्ट प्रति mm होता है। ठीक है। स्काट संयोजन को हम टीटी संयोजन भी कहते हैं। इसका उपयोग 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। दोस्तों 3 फेज सप्लाई को 2 फेज बदल सकते हैं, 2 फेज, 6 फेज, 12 फेज में भी हम बदल सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो है हम 2 फेज में ही करते हैं। ठीक है। टर्सरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजित होती है। इसका उपयोग जो है स्टार ट्रांसफार्मर में किया जाता है। जो टर्सरी वाइंडिंग होती है डेल्टा संयोजन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजन के लिए समान केवीए रेटिंग होनी आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। सिंगल फेज मोटर के बारे में हम देखेंगे। सिंगल फेज मोटर के बारे में, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग बलाघूर जो है निम्न या शून्य होता है। सिंगल फेज मोटर सामान्यतः 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। सिंगल फेज मोटरों में स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। रनिंग वाइंडिंग उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध वाला होता है। रनिंग जो मुख्य वाइंडिंग होता है वो उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध वाला होता है, और जो स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है उसका उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकत्व होता है। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मुख्य वाइंडिंग है उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध, लेकिन ऑक्सिलरी वाइंडिंग उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकत्व। ठीक है। तो एक याद, मेन वाला याद रखिए, मेन वाला उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कम, प्रेरकत्व अधिक। ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दोस्तों अपकेंद्रीय स्विच का प्रयोग याद रखिएगा। स्टार्टिंग यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अपकेंद्रीय स्विच मोटर की गति सिंक्रोनस गति के 75% होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से काट देती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट 50 माइक्रोफैरड से 120 माइक्रोफैरड का बना होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग बलागुण उच्च होता है। कैपेसिटर रन मोटर में पेपर कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड से 2.5 माइक्रोफैरड का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शेडेड पोल मोटर स्टार्टिंग बलागुण व पावर फैक्टर जो है शक्ति गुणक सबसे कम होता है। दक्षता 5 से 35% होता है। घूर्णन दिशा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ होती है। इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती है। यूनिवर्सल मोटर के अभिलक्षण डीसी सीरीज मोटर के समान होते हैं। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकती है। हिस्टेसिस मोटर व रिलक्टेंस मोटर की गति नियत होती है, अर्थात भार पर निर्भर नहीं करती। हिस्टेसिस मोटर और रिलक्टेंस मोटर। रिपल्सन मोटर में सामान्यतः कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है, जिसे मैग्नेटिक अक्ष से 20 अंश के कोण पर स्थापित किया जाता है। सराजे मोटर दोस्तों एकमात्र सिंगल फेज मोटर है जो यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। सराजे मोटर दोस्तों शून्य और निगेटिव, धनात्मक, पॉजिटिव तीनों स्लिप पर कार्य कर सकती है। ठीक है। सीलिंग फैन और कुंडलित वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है सीलिंग फैन में। सिंगल फेज मोटर लेंज नियम पर कार्य करता है। सिंगल फेज मोटर में मोटर स्टार्टिंग के समय संधारित्र लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट है, जो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। छत पंखे की सामान्यतः गति 350 से 400 RPM होती है। जो हम लोग फैन यूज करते हैं ना, तो जो है 350 से 400 RPM होता है उसका, यानी कि 1 मिनट में 350 से 400 बार वो घूमता है। ठीक है ना। RPM का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है। सिंगल फेज मोटर के बारे में देखिए। सिंगल फेज मोटर के प्रकार और उसके उपयोग। पहला है स्प्लिट फेज मोटर, इसको हम प्रतिरोध फेज मोटर भी कहते हैं। इसका उपयोग हम वॉशिंग मशीन में करते हैं। ठीक है। उसके बाद है अस्थायी कैपेसिटर मोटर, यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसका उपयोग सीलिंग फैन, टेबल फैन में आदि में करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आटा चक्की, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर में करते हैं। यूनिवर्सल मोटर इसी को बोलते हैं एसी सीरीज मोटर या सार्वत्रिक मोटर। इसका उपयोग फूड मिक्सचर, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन, सिनेमा प्रोजेक्टर, ट्रिमर में आदि में किया जाता है। शेडेड पोल मोटर का उपयोग खिलौना में, विद्युत घड़ी में, हेयर ड्रायर में, छोटे टेबल फैन में करते हैं। शेडेड पोल मोटर का उपयोग हिस्टेसिस मोटर का उपयोग स्टेप रिकॉर्डिंग उपकरणों में, फोनोग्राफ घरों में प्रयुक्त विद्युत घड़ी में करते हैं। प्रतिष्ठम्भ मोटर का प्रयोग दोस्तों इसको रिलक्टेंस मोटर कहते हैं। सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइसेस में करते हैं प्रतिष्ठम्भ मोटर का प्रयोग। ठीक है।
दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क जो है उच्च होता है। 3 फेज मोटर का प्रारंभिक बलागुड़ सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। 3 फेज दोस्तों मोटरें लैगिंग पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग पर कार्य करता है। स्लिप का फार्मूला होता है दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की गति बटा सिंक्रोनस गति। ठीक है, और दोस्तों प्रेयर मोटर में सामान्यतः जो है परसेंटेज स्लिप का मान 2% से 5% तक होता है। मोटर जो है स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान इकाई होता है। प्रेरण मोटर में स्लिप का मान 0 होने पर मोटर कार्य करना बंद कर देगी, अर्थात मोटर रुक जाएगी। मोटरिंग मोड में स्लिप का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, और प्लगिंग मोड में स्लिप का मान 1 से 2 के बीच में होता है, और उत्पादन या जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान जो है वो यानी कि निगेटिव होता है। ठीक है ना, मोटरिंग मोड में 0 से 1 के बीच में, प्लगिंग मोड में 1 से 2 के बीच में, जनरेटिंग मोड में निगेटिव होता है। रोटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति दोस्तों कितना होता है? Fr बराबर स्लिप गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। 3 फेज सप्लाई में से किन्हीं 2 फेज को परस्पर बदलकर प्रेरण मोटर की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान ही होता है। और डबल केज वाउंड रोटर की संरचना कैसी होती है देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे ऊपर बाह्य केज होता है जो कि उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकत्व का होता है, और नीचे है आंतरिक केज निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व मटेरियल का बना होता है। जो बाह्य केज है ऊपर वाला उच्च प्रतिरोध, ऊपर है तो उच्च प्रतिरोध निम्न प्रेरकत्व। ठीक है, प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग धारा मोटर के फुल लोड की लगभग 5 से 6 गुना होती है। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है इस्तेमाल करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर अप टू 200 HP तथा ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को कार्य जो स्टार्ट करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। रोटर में अधिकतम बलागुड़ की स्थिति पर रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के स्लिप गुना होता है। R2 बराबर SX2 होता है। अधिकतम बलागुड़ रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। अधिकतम बलागुड़ जो है वो रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है तथा रोटर प्रतिघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अभी तो हमने आधा पढ़ा है, अभी हम आधा पढ़ेंगे अभी। और कॉगिंग यानी कि चुंबकीय लॉकिंग तथा क्राउलिंग मुख्यतः पिंजरा प्रारूपी मोटर के जो है दोष होते हैं। ठीक है ना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का दोष होता है। तो पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर में तिरछे रोटर स्क्यूड का उपयोग करके कॉगिंग दोष को कम किया जा सकता है। तो यानी कि अगर कॉगिंग दोष को कम करना है तो हम रोटर को क्या करेंगे? स्क्यू करेंगे, तिरछा करेंगे। क्रॉलिंग दोष हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होता है, 7th हार्मोनिक के कारण होता है, तो याद रखिएगा। जिसके निवारण के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड व शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। प्रेरण मोटर में जॉगिंग ऑपरेशन को जो है इंचिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में। ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। इसका स्टार्टिंग टार्क 0 होता है। इसमें रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर होने के कारण जो है स्लिप का मान 0 होता है। सिंक्रोनस गति चुंबकीय क्षेत्र की गति को कहते हैं। NS बराबर होता है 120 F/P होता है। ठीक है, यह एक डबली एक्साइटेड मशीन होता है। स्टेटर पे AC सप्लाई देते हैं, रोटर को DC सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तुल्यांकी मोटर का मुख्य दोष हंटिंग होता है। यह भार के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। यह एक नियत गति मोटर होती है, अर्थात इसकी गति भार पर निर्भर नहीं करती है। तुल्यांकी मोटर में हंटिंग दोष के निवारण के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक होता है V कर्व दोस्तों आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के मध्य बनाया जाता है। एक होता है इन्वर्टेड V कर्व होता है, उल्टा V कर्व जो कि पावर फैक्टर और फील्ड धारा के बीच में बनाया जाता है। यह एकमात्र मोटर है जो यूनिटी लीडिंग और लैगिंग तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव देखिए दोस्तों, सामान्य उत्तेजित है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा और यूनिटी पावर फैक्टर होगा। जीरो लीडिंग है दोस्तों, जीरो लीडिंग है तो अति ओवर एक्साइटेड होगा और मैग्नेटाइजिंग होगा। ठीक है, निम्न उत्तेजित है तो शून्य पश्चगामी होगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत मापक यंत्र देखते हैं। प्रतिरोध मापन, तो प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध का मापन दोस्तों, निम्न प्रतिरोध 1 ओम से कम को बोलते हैं। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, और पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं। मध्यम प्रतिरोध का परास 1 ओम से 100 किलो ओम होता है, यानी 0.1 मेगा ओम भी कह सकते हैं। मध्यम प्रतिरोध मापन की सबसे बेस्ट विधि है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि है। ठीक है ना, उच्च प्रतिरोध इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। मेगर होता है लॉस ऑफ चार्ज मेथड होता है दोस्तों। ठीक है ना, ओम मीटर होता है, तो ये सब होता है। ठीक है, मेगा ओम मेथड तो होता है। प्रेरकों तो संधारित्र आवृत्ति व अन्य प्रेरण मापन, तो निम्न गुणवत्ता कुंडली
का प्रेरकत्व मापन के लिए एंडरसन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। मध्यम गुणवत्ता कुंडली का प्रेरकत्व मापन के लिए मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग करते हैं। उच्च गुणवत्ता कुंडली का प्रेरकत्व मापन के लिए दोस्तों हम हे ब्रिज का प्रयोग करते हैं। परिवर्तित प्रेरकत्व को मापने के लिए ओवंस ब्रिज का उपयोग किया जाता है। संधारित्र व अपव्यय कारक को मापने के लिए शेरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति को मापने के लिए विंस ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अपव्यय कारक को जो है 10 डेल से प्रदर्शित किया जाता है। क्यू मीटर जो है सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। और अन्योन्य प्रेरण को मापने के लिए हैवी साइड कंपेबल ब्रिज का जो है हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। त्रुटि पढ़ेंगे। त्रुटि मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है मापित मान माइनस वास्तविक मान बटा वास्तविक यानी मापित मान गुणे 100 होता है। सापेक्ष सीमित त्रुटि ज्ञात करने का सूत्र है प्रतिशत यथार्थता गुणे फुल पैमाना बटा मापित मान। मापन यंत्रों में त्रुटियां मुख्यतः सकल यथाक्रम यानी कि ग्रॉस सिस्टमेटिक और रैंडम प्रकार की होती हैं। तो पैरेलक्स एरर एक मानवीय प्रकार की त्रुटि होती है। लंबन त्रुटि एक मानवीय प्रकार की त्रुटि होती है, ठीक है ना। मापन यंत्र शब्दावली सुग्राह्यता संवेदनशीलता का मात्रक ओम प्रति वोल्ट या प्रति एम्पियर होता है। याद रखिएगा, सुग्राह्यता या संवेदनशीलता सेंसिटिविटी का मात्रक ओम प्रति वोल्ट होता है। ओम प्रति वोल्ट होता है या प्रति एम्पियर भी होता है। मापन यंत्र में बलागुण मुख्यतः विक्षेपण नियंत्रण तथा अवमंदक प्रकार के होते हैं। पहला देखिए विक्षेपण बलागुण यानी कि डिफ्लेक्शन टार्क प्रारंभिक बलागुण होता है ये, ठीक है। इसका मान मापित राशि पर निर्भर करता है। जब विक्षेपण बलागुण है वो प्रारंभिक बलागुण होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक। उसके बाद है कंट्रोलिंग टार्क विक्षेपण बलागुण के विपरीत कार्य करने वाला बलागुण होता है। विक्षेपण बलागुण के विपरीत कार्य करने वाला होता है नियंत्रण बलागुण, ठीक है। उसके बाद है स्प्रिंग नियंत्रण बलागुण। इसका उपयोग ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों प्रकार के रखे जाने वाले उपकरणों में किया जा सकता है। इसमें स्प्रिंग फास्फर ब्रांच का बना होता है। गुरुत्वीय नियंत्रण बलागुण में इसका उपयोग केवल ऊर्ध्वाधर रखा जाने वाला उपकरणों में किया जाता है। तीसरा है अवमंदक बलागुण। संकेतन में से कंपन को दूर करने के लिए डैम्पिंग टार्क का हम प्रयोग करते हैं। भंवर धारा अवमंदक प्रणाली सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली होती है। इसका उपयोग केवल पीएमएमसी व प्रेरण ऊर्जा मीटर में किया जाता है। द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली इसका उपयोग केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में किया जाता है। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली ये कई प्रकार का होता है। पहला मापन यंत्र प्रकार। मापन यंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष और यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे अधिक एक्यूरेसी डिजिटल उपकरणों की होती है। द्वितीयक यंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। विक्षेपण यंत्र, समाकलन यंत्र या रिकॉर्डिंग यंत्र, ये 3 प्रकार का होता है। विक्षेपण यंत्र में आता है एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर। और इंटीग्रेटिंग में समाकलन में आता है ऊर्जा मीटर, एम्पियर हावर मीटर। रिकॉर्डिंग में आता है ग्राफिक्स आता है, ईसीजी आता है, ये सब आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर जो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक निरपेक्ष प्रकार का मापन यंत्र होता है। पीएमएमसी के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका पूरा नाम है अस्थायी चुंबक चल कुंडली, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। अस्थायी चुंबक के रूप में एलनिको का उपयोग किया जाता है। इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। इसका एकमात्र यंत्र जिसका पैमाना रेखीय होता है, लीनियर होता है तथा केवल डीसी पर कार्य करता है। सबसे अधिक जो है सुग्राह्यता व सबसे कम शक्ति खपत करने वाला यंत्र होता है पीएमएमसी। इसे गलती से एसी सप्लाई से जोड़ने पर इसका जो संकेतक है वो शून्य पाठ्यांक के पास लगातार कंपन करता रहेगा। इसमें भंवर धारा अवमंदक प्रणाली प्रयोग में लाया जाता है। एमीटर के बारे में देखते हैं। एमीटर परिपथ में धारा मापने वाला यंत्र है। इसे सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जो जोड़ा जाता है। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। एमीटर का प्रयास बढ़ाने के लिए एमीटर के समांतर में शंट जो है एक शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसका मान जो है कम होता है, ठीक है ना। निम्न प्रयास का प्रतिरोध होता है जो मुख्यतः मैग्नीन का बना होता है, ठीक है ना। फार्मूला है RSH बराबर Rm/m-1। m बराबर होता है I/Im। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, ठीक है। वोल्टमीटर जो परिपथ में वोल्टता का मापन करता है। परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्टमीटर का प्रयास बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं उसको जोड़ा जाता है। यह मैग्नीन का बना होता है। RSC बराबर सीरीज रेजिस्टेंस बराबर Rm/m-1। m बराबर V/Vm होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट। वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध निम्न या शून्य तथा धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च या अनंत होता है, ठीक है। ओम मीटर देखते हैं। परिपथ की सत्यता मापने वाला यंत्र है। कंटिन्यूटी मापने वाला ओम मीटर।
शंट ओम मीटर दोस्तों, इसमें शून्य बाईं तरफ तथा अनंत दाईं तरफ होता है, याद रखिएगा शंट ओम मीटर। ठीक है, तो शंट ओम मीटर में इसमें जो है जीरो जो है वो बाईं तरफ होता है और अनंत जो है दाईं तरफ होता है। ठीक है, सीरीज ओम मीटर में जो है इसमें जो है अनंत बाईं तरफ होता है और शून्य जो है वो दाईं तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रेरक ऊर्जा मीटर, केवल ऐसी पर कार्य करता है, भंवर धारा अवमंदक प्रणाली प्रयोग में ली जाती है इसमें। ठीक है, प्रेरक ऊर्जा मीटर का जो प्रेशर कुंडली होता है वो उच्च प्रेरकत्व वाली होती है और प्रेरक ऊर्जा मीटर का मीटर नियतांक का मात्रक घूर्णन प्रति किलोवाट आवर होता है। ठीक है, क्रीपिंग तथा फेज त्रुटि ऊर्जा मीटर के मुख्य दोष होते हैं। क्रीपिंग दोष निवारण के लिए एल्युमिनियम डिस्क पर विपरीत दिशा में दो छिद्र किए जाते हैं। फेज त्रुटि से निवारण के लिए कॉपर शेडिंग का रिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेगर क्या होता है, मेगर के बारे में देखते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने वाला यंत्र होता है, हाई रेजिस्टेंस को मापने वाला। मेगर बराबर डीसी शंट जनरेटर प्लस सीरीज ओम मीटर लगा होता है। मेगर में डीसी जनरेटर की गति 160 आरपीएम 140 से 160 के बीच में होता है। इसमें इंसुलेशन प्रतिरोध को फेज व अर्थ के मध्य संयोजित किया जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध में दोष होने पर मेगर शून्य पाठ्यांक देता है। ठीक है, और मेगर में जो है नियंत्रण बलागुड़ के लिए स्प्रिंग के स्थान पर कॉइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तापीय यंत्र देखते हैं, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, उच्च आवृत्ति पर निम्न परास की धारा को मापने वाला यंत्र होता है। तापीय यंत्र दो प्रकार का होता है, थर्मोकपल और हॉट वायर यंत्र होता है। थर्मोकपल का सिद्धांत है सीबेक प्रभाव। ठीक है, और हॉट वायर का जो है सिद्धांत है उष्मीय प्रभाव। सबसे बेस्ट थर्मोकपल प्लेटिनियम इरेडियम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर निम्न आवृत्ति पर उच्च परास की वोल्टता मापने वाला यंत्र होता है। एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है तथा इसका पैमाना नॉन लीनियर होता है। इसमें द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली एवं स्प्रिंग नियंत्रण बलागुड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शक्ति गुणक मीटर कुंडलियों की संख्या 3 होता है, धारा कुंडली 1 होता है, वोल्टेज कुंडली 2 होता है। ठीक है, दोनों बोल्ट तथा कुंडली को एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। इसमें बाह्य नियंत्रण बलागुड़ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वाट मीटर यह सदैव औसत शक्ति मापता है, एवरेज पावर मापता है। इसकी बोल्ट तथा कुंडली उच्च प्रतिरोध जो है की प्रकृति की होती है। इसमें अधिकतम विक्षेपण जो है 300 डिग्री तक हो सकता है। मल्टीमीटर इसका अन्य नाम है बहुमापी एवियोमीटर। परिपथ में बोल्टता धारा प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। यह एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है। उसके बाद है ये टंग टेस्टर बोलते हैं इसको, अन्य नाम क्लैंप ऑन मीटर है। ये क्या करता है, धारा ट्रांसफार्मर प्लस एमीटर उसमें लगा होता है। सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य क्या है, वितरण लाइनों में धारा मापने का कार्य करता है। ठीक है ना, धारा मापने वाला यंत्र है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, धारा ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। इससे ट्रांसमिशन लाइनों में धारा मापने वाला यंत्र है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको कभी भी खुला नहीं रखा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद है LVDT, इसका पूरा नाम है रेखीय परिवर्तित विभेदक ट्रांसफार्मर यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ट्रांसफार्मर कोर का रेखीय फलन होता है। मशीनों में रोटर की गति को मापने के लिए टेकोमीटर का हम प्रयोग करते हैं, टेकामीटर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उत्पादन सदैव एसी में होता है। उत्पादन की मानक आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% तथा यूएसए में 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है ना, मानक उत्पादन वोल्टेज 11 किलो वोल्ट व अधिकतम उत्पादन वोल्टेज 33 किलो वोल्ट होता है। जो पारिसर व वितरण मुख्यतः ओवरहेड चालकों के द्वारा होता है तथा इसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता है। ओवरहेड चालक देते हैं, ओवरहेड चालक ACSR से निर्मित होता है। ACSR का फुल फॉर्म है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। एल्युमिनियम चालकों की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसका आकार केल्विन नियमानुसार लिया जाता है। ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइनों में हानियों को कम करने के लिए ट्रांसमिशन सदैव हाई वोल्टेज पर किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज और पावर लॉस जो है वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पावर लॉस कम होता है। ट्रांसमिशन लाइनों को धारा वहन क्षमता करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार बनाया जाता है। ट्रांसमिशन दोस्तों, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज 765 kV, 400 kV, 220 kV, 132 kV होता है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज 66 kV, 33 kV होता है। ठीक है, उसके बाद भारत में अधिकतम जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है 765 किलो वोल्ट है। ट्रांसमिशन वोल्टेज सदैव लाइन से लाइन RMS वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज दो फेजों के मध्य के वोल्टेज को कहते हैं और फेज वोल्टेज लाइन और एक न्यूट्रल के बीच के मध्य वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों को वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार जो है निर्मित किया जाता है और उपभोक्ता सिरे पर या लो वोल्टेज लाइन प्लस माइनस 6% होता है। मीडियम वोल्टेज में प्लस माइनस 9% होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में 12.5% होता है।
डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों को डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं तथा एक वितरक फीडर व सर्विस लाइन को आपस में जोड़ता है। ठीक है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो फीडर और सर्विस लाइन को आपस में जोड़ता है। तो देखिए वितरण के प्रकार, प्राथमिक वितरण यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV 3 फेज 3 वायर प्रणाली होती है। और द्वितीयक वितरण जो है 400 वोल्ट 230 वोल्ट फेज वोल्टेज 3 फेज 4 वायर प्रणाली होती है। सर्विस लाइन वितरक तथा उपभोक्ता मीटर को आपस में संयोजित करता है। फीडर जो है GSS तथा वितरक को आपस में संयोजित करता है। जनरेटिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूटर को आपस में जोड़ता है। ठीक है ना, जो फीडर होता है वो जनरेटिंग स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से आपस में जोड़ता है। ठीक है, बस बार क्या होता है? बस बार दोस्तों एल्युमिनियम का बना होता है। बस बार पर जो है वास्तविक शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, वोल्टेज तथा शक्ति कोण के मान होते हैं। बस बार 3 प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, पहला है वोल्टेज नियंत्रित बस बार। ठीक है, वे बस बार जिस पर P तथा V तो ज्ञात होते हैं तथा Q और जो डेल है वो अज्ञात होता है, उसे हम PV बस बार कहते हैं। वोल्टेज नियंत्रण जो है बस बार कहते हैं। दूसरा है लोड बस बार होता है, इसमें P और Q ज्ञात होता है, V और डेल अज्ञात होता है। ठीक है ना, पहला जो वोल्टेज वाला था उसमें P और V ज्ञात रहता है और इसमें लोड बस में PQ ज्ञात रहता है और स्विंग बस बार में जो है V और डेल ज्ञात होता है, P और Q अज्ञात होता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी सोर्स देखते हैं। ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन आता है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैसेस आते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सूर्य, हवा, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सामान्यतः पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्मल पावर प्लांट देखते हैं इसके बारे में। इनमें ईंधन के रूप में बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है। मुख्य भाग बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, ठीक है, ड्राफ्ट फैन होता है, ठीक है, फोर्स ड्राफ्ट फैन होता है, संघनित्र होता है, कंडेंसर होता है, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर टरबाइन होता है। टरबाइन 2 प्रकार का, आवेग और प्रतिक्रिया। ठीक है ना, इम्पल्स प्रकार का होता है और एक्सियल होता है। ठीक है, इनमें मुख्यतः बेलनाकार प्रत्यावर्तक का प्रयोग किया जाता है जिसकी गति 3000 RPM होती है। थर्मल पावर प्लांट का दक्षता 25 से 30% होता है, ऑलमोस्ट जो है 29% होता है। इसकी जो कार्यप्रणाली है वो रैंकाइन साइकिल पर आधारित होती है। फ्लू गैसेस में से राख के कणों को अवशोषित करने के लिए जो है ESP यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी रनिंग कास्ट जो है सर्वाधिक होता है तथा यह पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। इकोनोमाइजर का कार्य क्या है दोस्तों? फीडर वाटर पंप द्वारा बॉयलर में आने वाले पानी को गर्म करता है। ठीक है ना, इकोनोमाइजर क्या करता है? बॉयलर में आने वाले पानी को गर्म करता है। एयर प्रीहीटर वायु परितापक का कार्य क्या है? बॉयलर में आने वाली हवा को जो है उसके टेम्परेचर को बढ़ाता है। ठीक है ना, फैन का कार्य क्या है? फैन 2 प्रकार का होता है। फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन वायुमंडली की ताज़ी हवा को बॉयलर में प्रवेश करता है और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का काम है फ्लू गैसेस को वायुमंडल में भेजता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। इसके मुख्य भाग, मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? जलाशय है, फोरबे है, ट्रेस प्लेट है, उत्प्लव मार्ग है, डैम है, पेनिस्टाक है, सर्ज टैंक, वाल्व हाउस, टरबाइन, प्रत्यावर्तक, टेलरेस है। ठीक है, हाइड्रो में जो है सेलिएंट अल्टरनेटर का प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है जिसकी गति सामान्यतः 500 RPM तक होता है। उत्प्लव मार्ग क्या होता है? बांध में से बांध की क्षमता से अधिक पानी की निकासी के लिए जो है उत्प्लव मार्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सर्ज टैंक क्या होता है? पेनिस्टाक की स्वाटर हैमरिंग प्रभाव से जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं। दक्षता 85 से 90% होता है, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होता है, ईंधन की लागत नगण्य होती है, रनिंग कास्ट जो है वो न्यूनतम होता है। टरबाइन दोस्तों, टरबाइन देखिए 3 प्रकार का होता है, लो हेड, मीडियम हेड और उच्च हेड। ठीक है, तो निम्न हेड जो है वो हाइट 60 मीटर से कम हाइट होता है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं टरबाइन, निम्न हेड टरबाइन बोलते हैं, जैसे कपलान टरबाइन। और मीडियम हेड जो है 60 मीटर से 120 मीटर के बीच में होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रांसिस टरबाइन। और हाई हेड टरबाइन में आता है 120 मीटर से ऊंचा होता है, तो उसको हाई हेड बोलते हैं। इसमें आता है पेल्टन टरबाइन। ठीक है, पावर हाउस के बाद जिस स्थान पर पानी को एकत्रित किया जाता है उसे हम टेलरेस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग जो है पीक लोड के समय विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। अब पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो ईंधन हम यूरेनियम यूज करते हैं। मंदक क्या होता है? मॉडरेटर क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, जैसे बेरिलियम, ग्रेफाइट और भारी जल D2O। ठीक है, मंदक के रूप में कार्य में लिया जाता है। नियंत्रित क्षण दोस्तों न्यूट्रॉनों को अवशोषित करते हैं, जैसे कैडमियम और बोरान न्यूट्रॉनों को अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, कैडमियम और बोरान। शीतलक दोस्तों, शीतलक रिएक्टर के तापमान को कम करता है, जैसे द्रवित सोडियम
जल और भारी जल। दक्षता 35 से 40% होता है। स्थापित लागत बहुत ही सर्वाधिक होता है। इसमें बेलनाकार प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है जिसकी सामान्य गति जो है 3000 RPM होता है। उत्पादन गुणक का फार्मूला होता है दोस्तों। उत्पादन गुणक देखिए पहला है डिमांड फैक्टर, मांग गुणक। डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम लोड अपान कनेक्टेड लोड, ठीक है ना। मैक्सिमम डिमांड अपान कनेक्टेड लोड होता है, ठीक है। अधिकतम भार तथा संयोजित भार के अनुपात को मांग गुणक कहते हैं। इसका मान सदैव इकाई से कम होता है, लेस देन 1 होता है। उसके बाद लोड फैक्टर। लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड अपान पीक लोड। लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड अपान पीक लोड, ठीक है। लोड फैक्टर, ठीक है। औसत भार तथा अधिकतम भार के अनुपात को भार गुणक कहते हैं। इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। उसके बाद है कैपेसिटी फैक्टर। एवरेज लोड अपान प्लांट कैपेसिटी। इसका प्लांट लोड जिसका जो है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर एवरेज लोड अपान प्लांट कैपेसिटी होता है, ठीक है। इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर दोस्तों क्या होता है, अलग अलग उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग बटा प्लांट पर अधिकतम भार। इसका मान सदैव यूनिटी से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। तो उपयोग देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम लोड अपान प्लांट कैपेसिटी। मैक्सिमम लोड अपान प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। और इसका मान सदैव जो है यूनिटी से कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट। RCC पोलो के लिए अधिकतम स्पैन 80 से 100 मीटर होता है, ठीक है ना। NI-MI निमी 67 मीटर तक होता है। RCC पोल का मुख्यतः उपयोग 33 किलोवोल्ट तक होता है। ओवरहेड लाइनों में इंसुलेटर मुख्यतः पोर्सलिन चीनी मिट्टी के बने होते हैं। पिन इंसुलेटर का उपयोग 11,000 वोल्ट तथा या अप टू 33 kV तक उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग 33 kV से 765 kV तक की लाइनों में किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर में प्रत्येक डिस्क का प्रचारित वोल्टेज 11 kV होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्कों की संख्या देखिए, अगर प्रचारित वोल्टेज 66 किलोवोल्ट है तो डिस्क 4 या 5, 132 kV है तो 8 लगेगा, 220 है तो 13, 400 किलोवोल्ट है तो 22 या 23, ठीक है ना। याद रखिएगा 66 में 4 5, 132 में 8, 220 में 13, 400 में 22 23। ओवरहेड लाइनों के अंतिम या स्टार्टिंग सिरों पर डिस्क विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइनों में तनाव को कम करने के लिए स्ट्रेन और साइकिल विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। स्ट्रे वायर में सुरक्षा के लिए स्ट्रे विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। DC में सस्पेंशन इंसुलेटर की स्ट्रिंग इफिशियंसी, ठीक है, स्ट्रिंग इफिशियंसी जो है 100% होता है, लेकिन AC में 100% से कम होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर में उस डिस्क के एकरास वोल्टेज सर्वाधिक होता है जो चालक के पास स्थित होता है। ACSR चालक में कुल चालकों की संख्या 3n² - 3n + 1, ठीक है। केवल एल्युमिनियम चालकों की संख्या 3n² - 3n होता है। कुल चालक पूछेगा तो 3n² - 3n + 1 होता है, ठीक है ना। 3n² - 3n + 1 होता है कुल। अब केवल एल्युमिनियम का 3n² - 3n होता है। प्रोटेक्शन डिवाइस, पहला है फ्यूज। सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति होती है, इसे फेज वायर के सीरीज में लगाया जाता है। फ्यूज पदार्थ जो है टिन और शीशा का मिलकर बनता है। टिन 63%, शीशा 37% होता है, ठीक है ना। टिन और शीशा। आगे बढ़ते हैं फ्यूज पदार्थ का जो है गुण निम्न गलनांक बिंदु व उच्च चालकता होता है, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी होता है। फ्यूज पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा और व्यास में क्या संबंध है, I धारा प्रोपोर्शनल होता है व्यास के पावर 3/2, ठीक है। फ्यूजिंग गुणक क्या होता है, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा अपान अधिकतम निर्धारित धारा। फ्यूजिंग गुणक का मान सदैव इकाई से अधिक होता है। HRC यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 व किट कैट फ्यूज का फ्यूजिंग गुणक 1.4 से 1.7 तक होता है, ठीक है ना। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूज HRC फ्यूज होता है। MCB के बारे में देखिए, इसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका जो है कोई भी भाग मरम्मत योग्य नहीं होता है। MCB दोस्तों ये भी कई प्रकार का है, देखिए ग्रीन नोब L सीरीज लाइटिंग और रजिस्टिव लोड के लिए प्रयोग में आता है। ब्लू नोब G सीरीज होता है इंडक्टिव लोड, मोटर, AC फ्रिज आदि में। ब्लैक नोब DC सर्किट में। रेड नोब आइसोलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फुल फॉर्म देखिए MCCB का होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ELCB का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। RCCB का रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। BCB का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है।
रिले के बारे में देखते हैं। रिले विद्युत प्रणाली में आने वाले फॉल्ट को सेंस करने के वाली युक्ति होता है, ठीक है। सेंस करके ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करता है, ठीक है। बुकोल रिले दोस्तों ये ऑयल ट्रांसफार्मर की सुरक्षा प्रदान करता है, गैसीय प्रचारित रिले होता है। थर्मल रिले दोस्तों मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है, थर्मल रिले। ट्रांसलेट रिले दोस्तों फीडर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं, ट्रांसलेट रिले फीडर की सुरक्षा के लिए। डिस्टेंस रिले दोस्तों ओवरहेड लाइनों की सुरक्षा के लिए करते हैं। प्रतिघात रिले यानी कि रिएक्टेंस रिले कम दूरी की लाइनों में के लिए करते हैं। प्रतिबाधा इंपीडेंस रिले मध्यम दूरी की लाइनों के लिए करते हैं। महो या एडमिटेंस रिले लंबी दूरी लाइनों के लिए सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सर्किट ब्रेकर के बारे में देखते हैं। सर्किट ब्रेकर की क्षमता MVA में होती है। मेकिंग क्षमता बराबर 2.55 ब्रेकिंग क्षमता होता है। ग्रामीण विद्युतीकरण में निर्वात प्रतिरोध वियोजक यानी VCB का उपयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अप टू 220 kV, ठीक है। वह पुनरावर्ती कार्यों के लिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। धारा चोपिंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का मुख्य दोष होता है। धारा चोपिंग के निवारण के लिए परिपथ के वियोजक के संपर्क में समांतर क्रम में एक प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। R बराबर 1/2 √EL/C। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में दबाव जो है 20 से 30 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 kV से 765 kV लाइनों में सुरक्षा के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। SF6 गैस की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 75 से 90 किलोवोल्ट प्रति mm होता है और SF6 गैस का दबाव 2 से 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। आइसोलेटर क्या होता है? आइसोलेटर के बारे में देखते हैं। ये मानव प्रचारित सुरक्षा युक्ति होता है। यह केवल नो लोड पर कार्य करता है। यह आवेशित धारा से उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम पारिश्रमिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभाव देखेंगे। फेरांटी प्रभाव क्या होता है? तो दोस्तों अगर जो है उपभोक्ता सिरे का वोल्टेज उत्पादन सिरे के वोल्टेज से अधिक होता है तो उसको हम फेरांटी प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। यह नो लोड पर उत्पन्न होता है और यह प्रभाव संधारित्र के कारण मध्यम तथा लंबी दूरी लाइनों में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यह प्रभाव शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उत्पन्न नहीं होता है। इसका निवारण क्या है? इसके निवारण के लिए लोड सिरे पर शंट प्रेरक यानी कि शंट इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक होता है स्किन इफेक्ट, इससे मतलब कहते हैं त्वचीय प्रभाव। ऐसी चालकों की सतह पर विद्युत धारा के गैर समान यानी कि अनइक्वल वितरण को त्वचीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण चालकों की सतह पर धारा घनत्व अधिक होता है। यह प्रभाव मुख्यतः आवृत्ति, चालक की मोटाई, चालक की चुंबकशीलता पर प्रकृति पर निर्भर करता है। RSC बराबर 1.5 RDC होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामीप्य प्रभाव मुख्यतः चालकों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। ओवरहेड लाइनों में कोरोना के कारण हिसिंग आवाज़ के साथ बैगनी कलर का प्रकाश दिखाई देता है। कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए बंडल चालकों का उपयोग किया जाता है। कोरोना प्रभाव के कारण जो है चालक का प्रभावी व्यास बढ़ जाता है। कोरोना हानि व सप्लाई आवृत्ति में संबंध क्या होता है? जो कोरोना लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी प्लस 25 होता है। ये 25 लिखा है, ठीक है ना, ये 2S नहीं है, यह प्लस 25 के समानुपाती होता है, ठीक है ना। प्रदीप्ति के बारे में देखेंगे, इल्यूमिनेशन के बारे में। प्रकाश का रंग आवृत्ति व तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य पर, ठीक है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3800 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है या 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के मध्य होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मात्रक ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला या ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। प्रदीप्ति का ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर या लक्स होता है और प्रदीप्ति दक्षता का ल्यूमेन प्रति वाट होता है, ठीक है। प्रदीप्ति प्रकाश व्यवस्था के प्रकार देखिए। पहला है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम, ठीक है ना। डायरेक्ट लाइट व्यवस्था, तो डायरेक्ट वाला 90% होता है दोस्तों, प्रकाश प्रतिशत स्तर पर 90% होता है। सेमी डायरेक्ट का 60 से 90% होता है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट का 10% होता है। अर्ध इनडायरेक्ट का जो है 10 से 40% होता है। सामान्य प्रकाश जनरल लाइटनिंग का जो है 10 से 40% होता है, ठीक है। एक होता है प्रतिलोम वर्ग नियम, प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रकाश तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। E प्रोपोर्शनल टू 1/d²। एक होता है लैम्बर्ट का कोज्या नियम होता है। E प्रोपोर्शनल टू cos थीटा होता है। जो है E प्रोपोर्शनल टू 1/d² इंटू cos थीटा होता है, ठीक है ना। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और cos थीटा के भी, ठीक है ना, cos थीटा के समानुपाती होता है, याद रखिएगा। देखिए अब लास्ट पेज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। मरकरी वेपर लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब तथा हैलोजन लैंप जो है हॉट कैथोड के उदाहरण हैं, जबकि सोडियम वेपर लैंप व नियॉन लैंप कोल्ड कैथोड के उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। उद्दीप्त लैंप, इसका CRI यानी कि कलर रेंडरिंग इंडेक्स सबसे अच्छा होता है। इसका शक्ति गुणांक जो है इकाई होता है। इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव से सर्वाधिक प्रभावित होता है उद्दीप्त लैंप यानी कि फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है।
लैंपों का वर्गीकरण देखिए दोस्तों, कौन कौन सा लैंप है। पहला है कार्बन फिलामेंट लैंप, जो इसका जो घंटा में जो एज है वो 600 से 800 घंटा ये चलता है। दक्षता जो है 2.4 से 4 है। कार्यकारी टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद है निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, जो है इसका जो सामान्य प्रकाश में 2300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। गैस भरा धात्विक फिलामेंट इसका 2700 होता है। बस ये इंपॉर्टेंट है। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं स्ट्रीट लाइन में, हाईवे, पार्किंग, गैराज में लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। मरकरी वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं, जैसे 5000 घंटा जो है होता है मरकरी वेपर लैंप, घरों में, ऑफिस में, अस्पताल में। कार्बन आर्क लैंप दोस्तों, इसका उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टर में, सर्च लाइट में करते हैं। कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग करते हैं। नियॉन लैंप का प्रयोग फेज टेस्टर, लाइट इंडिकेटर में करते हैं। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग विज्ञापन कार्यों में करते हैं। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सेफल का नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। लाल रंग की एलईडी का जो है फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है वो 1.8 वोल्ट होता है। सजावटी बल्ब को जो है हम जो है क्रमागत ऑन ऑफ करने के लिए ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं सजावटी बल्बों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक बल्ब फ्लैशर बल्ब होता है, जो एक कम क्षमता का बल्ब होता है तथा स्वयं प्रकाशित नहीं होता है। गैस भरा धात्विक फिलामेंट में क्वाइल्ड जो है फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। क्वाइल्ड फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम वेपर लैंप के बारे में, यह एक ठंडा कैथोड लैंप होता है। इसमें सोडियम प्लस आर्गन गैस भरा होता है। प्रारंभिक अवस्था में सोडियम ठोस अवस्था में रहता है, इसी कारण आर्गन के कारण इसका प्रारंभिक प्रकाश लाल रंग का होता है। पूर्ण प्रकाश से 10-15 मिनट होने पर यह पीला प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है ना। यह एक मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक वर्णीय प्रकाश देता है। प्रारंभ में उच्च वोल्टता देने के लिए इसमें लीकेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में देखिए, ट्यूब की आंतरिक सतह फ्लोरेसेंट पाउडर द्वारा लेपित होती है। इसके टंगस्टन फिलामेंट को बेरियम व स्ट्रांसियम द्वारा लेपित होता है। यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यह एक हार्ट कैथोड प्रकार का लैंप होता है। इसमें स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज और रनिंग के समय धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक का प्रयोग करते हैं, जिसे सप्लाई के सीरीज में लगाया जाता है। इसमें ग्लो प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब का रंग देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए फ्लोरेसेंट ट्यूब के प्रकाश का रंग जो है मुख्यतः फ्लोरेसेंट पदार्थ पर निर्भर करता है। अगर पदार्थ जो है कैल्शियम टंगस्टन है तो नीला होगा, मैग्नीशियम टंगस्टन है तो नीला सफ़ेद होगा, जिंक सिलिकेट है तो हरा होगा, जिंक बेरिलियम है तो सिलिकेट है तो पीला गुलाबी होगा, कैडमियम सिलिकेट है तो पीला गुलाबी होगा, कैडमियम बोरेट है तो गुलाबी होगा, ठीक है। तो ये पूरा हमने 14 पेज 1 घंटे में पूरा समाप्त कर दिया फ्रेंड्स इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया दोस्तों तो समझिए कि आपका ट्रेड तो पार हो ही जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ से नहीं आएगा तो और कहाँ से आएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पीडीएफ जो है क्वार्टरली क्लासेस का है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद ये पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।